ऑनलाइन मैंने देखा कि जेजू आइलैंड, जो कि साउथ कोरिया का एक आइलैंड है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए वीज़ा फ्री है एक्सेप्ट दीज कंट्रीज़। तो मैंने थोड़ा और देखा तो मुझे कुछ लोग दिखे जो कि इंडियन ट्रैवलर्स थे और जेजू वीज़ा फ्री विजिट करके आए थे। बहुत ज़्यादा तो नहीं थे बट कुछ थे। तो हमने जेजू और कोरिया दोनों की वेबसाइट्स देखी और देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं लिखी थी और हम लोग ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज जाते रहते हैं, हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है और कोई भी ओवर स्टे का सीन नहीं किया कभी। और इंडिया में मेरा स्टैब्लिश्ड काम है, फैमिली है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई भी इमिग्रेशन हमारे ऊपर डाउट कर सके। तो हम जैसे हर जगह ट्रैवल करते हैं वैसे ही हमने पूरा प्लान किया, रिटर्न टिकट की, होटल बुकिंग्स किया, ट्रैवल इंश्योरेंस, इंटरनेशनल सिम, सब कुछ किया जो भी करना चाहिए। तो पहला झटका हमें बैंकॉक में लगता है क्योंकि बैंकॉक में हमारा 3 नाइट का स्टे था और फिर बैंकॉक से ही जेजू की फ्लाइट थी। जैसे ही हम बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जूनियाओ एयरलाइंस के स्टाफ ने हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का कैश दिखाने को बोला जो कि काफ़ी ज़्यादा था। हमने उन्हें बोला कि कैश क्यों, हम कार्ड्स यूज़ करते हैं, जितना कैश आप बोल रहे हो इतना कैश लेके कौन चलता है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, आप हमारा कार्ड देख लो, अब अकाउंट बैलेंस देख लो, लेकिन वो लोग कैश देखने के ही पीछे पड़े थे और एक तरह से धमकी वाले एटीट्यूड से बात कर रहे थे कि अगर ये फ्लाइट बोर्ड करनी है तो कैश लेके आओ वरना हटो रास्ते से। अब हम एयरपोर्ट के अंदर थे और वहाँ एक ही बैंक का एटीएम था और उन्हीं का एक्सचेंज रेट, और वो हमें बाहर से 4 गुना घटिया रेट दे रहे थे हमारी करेंसी एक्सचेंज का। पर फिर कैसे भी करके हमने कैश का अरेंजमेंट किया क्योंकि पहले से ही बहुत सारी बुकिंग्स कर रखी थी, वो सब पैसा वेस्ट हो जाता। फिर जूनियाओ एयरलाइन के रूड और नॉन सपोर्टिव एयरलाइन स्टाफ ने टेबल पे रख के हमसे पूरा कैश गिनवाया, एक एक नोट, जैसे पता नहीं क्या समझ रहे हैं वो लोग। फाइनली हमने फ्लाइट बोर्ड की, जेजू आइलैंड एयरपोर्ट लैंड हुए, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। हम जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, हमारा इंडियन पासपोर्ट देखा और कुछ भी नहीं पूछा, सीधे हम दोनों को आगे बुलाया, हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए और एक ऑफिसर को हमको ले जाने को कहा। मुझे लगा ठीक है भाई, थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हो सकता है पर डरने की क्या बात है, हमारे पास तो सब कुछ है। हमें एक वेटिंग रूम में जाके बैठा दिया गया और पूछा विल यू बी ओके फॉर द इंटरव्यू इन इंग्लिश। हमने बोला यस। फिर हमें 2 फॉर्म ला के दिए जिसमें पूरी डिटेल्स भरनी थी कि क्यों आए हो, क्या काम है, घर पे कौन कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी डिटेल्स। हमने वो भरना स्टार्ट ही किया था कि मेरी वाइफ को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब मेरी वाइफ और मेरे साथ एकदम वर्ड टू वर्ड ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हुई हैं, तो मैं सिर्फ अपनी बताता हूँ। हमने इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए कहा था बट तब भी हमें एक 3rd क्लास इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया गया जो फ़ोन पे था, सामने भी नहीं था। एंड नो ऑफेंस टू पीपल फ्रॉम द साउथ, आई लव देम, बट साउथ इंडिया के किसी इंसान को हिंदी इंटरप्रेट करने के लिए रखा हुआ था और वो बंदा ऐसे बात कर रहा था जैसे कहीं से मजदूर पकड़ के लाए गए हों। फ़ोन पे बोल रहा, हाँ भैया आप किधर से आए हो भैया, इधर कोरिया क्या करने आए हो भैया, आपको रेफ्यूज चाहिए क्या, रेफ्यूजी हो क्या आप। मैंने बोला नहीं रेफ्यूज नहीं चाहिए, मैं क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया हूँ। फिर मुझसे बोला कि आप किधर जाने वाले हो। मैंने उसको हमारी जो भी आइटिनरी थी वो बताई कि पहले हम हलासान माउंटेन जाएंगे, फिर क्रिसमस म्यूजियम और फिर अलग अलग जगहों पर। तो वो हंसने लगा सुन के, बोला ये सब कौन सी जगह है। मैंने बोला कि भाई ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कुछ और बोलते हो, मैंने जो पढ़ा है वो मैंने पढ़ के बताया तुम्हें। फिर वो मैम एक पेपर देती हैं जिसमें लिखा था एंट्री डिनाइड बिकॉज पर्पज ऑफ स्टे नॉट क्लियर, और उसमें स्टैंप लगा था रिजेक्टेड का, जो कि मेरे सामने उन्होंने लगाया भी नहीं, मतलब वो मेरे अंदर आने से पहले ही लगा हुआ था। और वो बंदा बोलता है कि आप सही से जगह का नाम नहीं बता पा रहे हो इसलिए आपको एंट्री डिनाई कर रही हैं, इनको आपके इंटेंशन पे डाउट है। मैंने बोला कि भाई इनको बताओ कि मेरा एस्टैब्लिश्ड काम है इंडिया में, मेरा नाम एक बार गूगल कर ले, मैं इनके देश में बसने नहीं आया हूँ, आई एम अ जेन्युइन टूरिस्ट। वो बोलते हैं कि इंटरव्यूज़ ओवर। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही मेरी वाइफ के साथ हुआ, फिर मेरे साथ हुआ। मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हुआ कि कुछ भी बिना देखे, ना रिटर्न टिकट, ना कैश, ना इंश्योरेंस, और ऐसे कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया। पर अब मेरा इनके यहाँ जाने का मन भी नहीं था तो मैंने कहा हटाओ, मुझे जाना ही नहीं है अब। वैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा भी है जो कि हमें 30 डे फ्री ट्रांजिट देता है साउथ कोरिया मेनलैंड से। मैं चाहता तो वो यूज़ करके भी एंटर कर सकता था बट इतना सब हो गया था तो अब मुझे वहाँ एक भी मिनट रुकने का मन नहीं था। अब वो हम दोनों को वेटिंग रूम में छोड़ के चले गए और ये लोग हमारा पासपोर्ट भी ले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैंने बोला कि ठीक है आप हमारा पासपोर्ट दे दो, चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से वापस। तो बोलते हैं कि वो एयरलाइन वाले आके आपको देंगे, तब तक आपका लगेज ये है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सामान निकालना हो तो निकाल लो। मैंने कहा एयरलाइन वाले को कितना टाइम लगेगा, तो उसने बोला कि 5 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, इतना मुझे कुछ भी जरूरी नहीं है जो लगेज से निकालना हो, 5 मिनट में वेट कर सकता हूँ। और फिर वो हम लोगों को अंदर एक जगह लेके गए जो उनका डिटेंशन सेंटर लग रहा था। वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी, पूरा पैक्ड था वो, और अंदर जाते ही हमें फिर से 2 फॉर्म दिए गए जिसमें लिखा था कि हमें एकदम प्रॉपर अकोमोडेशन और फूड दिया जा रहा है। तो मैंने बोला कि आप पहले दिखाओ तो क्या अकोमोडेशन है, क्या फूड है, तब साइन करूंगा। तो वहाँ पर एक कोरियन बूढ़ा आदमी था जो कि जेलर जैसे चिल्लाने लगा अपनी लैंग्वेज में, क्या जो भी वो चिल्ला रहा था कि साइन करो फटाफट, और हड़बड़ी में एकदम कि जल्दी साइन करो जल्दी करो। तो ज़बरदस्ती बेसिकली हमसे वहाँ पे सिग्नेचर ले लिया। वहाँ तक भी मैंने सोचा कि ठीक है, मे बी कोई होटल रूम होगा या कोई रूम होगा, बट वहाँ अंदर 2 हॉल्स थे, एक मेन का और एक वुमेन का, और बीच में एक स्मोकिंग रूम, और कुछ भी नहीं।
हमने उसमें अंदर जाने से मना कर दिया। हमने बोला कि आप किसी को बुलाओ, इमिग्रेशन ऑफिसर या किसी को भी, मैं पैसे दूंगा, मुझे अभी के अभी वापस जाने दो या मुझे कोई बेटर कंडीशंस के रूम प्रोवाइड करो। बट उन्होंने हम लोगों की एक बात भी नहीं सुनी और हमें अंदर वो सेक्शन में लॉक कर दिया और एक बहुत मीठा सा जूस और एक बहुत बेकार सा मीठा मीठा बन देकर चले गए। हम दोनों बीच में बैठे थे स्मोकिंग रूम में, हम वो हॉल्स में गए नहीं। वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही थी, पानी पीने के लिए एक ग्लास तक नहीं था। वाटर कूलर पर एक पेपर पाउच रखा था जिसमें आधा घूंट पानी आ रहा था, जो पीने में भी अनकंफर्टेबल था। और वहाँ अंदर और भी लोग थे, सबसे ज़्यादा इंडियंस थे, फिर चाइनीज़ थे और फिर इंडोनेशियंस थे। हम वहाँ बैठकर थोड़ी देर वेट करते रहे। फिर एयरलाइन का बंदा आया और वो बोला आपको आपकी एंट्री डिनाई हो गई है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला ठीक है वो सब छोड़ो, आप मेरा पासपोर्ट दो, मुझे नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जाना है। वो बोलता है आप सिर्फ हमारी ही एयरलाइन की फ़्लाइट से वापस जा सकते हो, अदरवाइज जब आपका ओरिजिनल रिटर्न बुकड है तब आपको जाना है। तो मैंने बोला कि ये क्या नाटक है, जूनिया एयरलाइंस की फ़्लाइट्स भी एकदम कम थी और वो भी 2-3 गुना महंगी थी। मैंने उनको बोला कि चाइना ईस्टर्न की हमारी रिटर्न फ़्लाइट है कुछ दिन बाद की, आप उसकी डेट चेंज करवा दो, जो पैसे होंगे एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा। तो वो बोले कि नहीं वो भी नहीं कर सकते। अब ये कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं था, ये एयरलाइन का एम्प्लॉय था, वो तो वही बोलेगा जिससे एयरलाइन का प्रॉफिट हो। ऐसे हमें चारा बना के बेसिकली एक एयरलाइन कंपनी के सामने फेंक दिया उन लोगों ने। वो बोले आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा जितने की भी है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो उस फ्लाइट में सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल थी और वो भी दोनों बिजनेस क्लास थी, तो वो और महंगी थी। मैंने बोला ठीक है पर मुझे इस जेल जैसी कंडीशन में नहीं रहना है, मैं करता हूँ, आप बिजनेस क्लास दो, मैं जाता हूँ। तो बोलता नहीं नहीं आप बिजनेस क्लास से भी नहीं जा सकते हो, अब आप कल की फ़्लाइट से ही जा सकते हो, इकोनॉमी सीट से। तो मैंने बोला कि ये क्या ज़बरदस्ती यार, आपकी फ़्लाइट नहीं है और दूसरे की फ़्लाइट से आप जाने नहीं दे रहे हो और मुझे नहीं रुकना है इधर पे, आप मुझे पैसे ले लो, किसी होटल या लाउंज में जाने दो कम से कम। तो बोले नहीं नहीं आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और फिर वो बोलता मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है दूसरा। अब हम दोनों वहाँ पर बहुत परेशान हो गए। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी का नंबर लिखा था, मैंने कॉल किया तो उधर से कॉल उठाई नहीं। और फिर जब मतलब उसमें कुछ IVR मतलब कुछ ऑटोमेटिक आवाज़ आई भी तो वो कोरियन में कुछ थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे थे। अब हम दोनों जाके स्मोकिंग रूम में बैठ गए क्योंकि मैं उस हॉल में जाना नहीं चाहता था, वो एकदम किसी जेल के बैरक जैसा लग रहा था। अंदर लोग लेटे हुए थे जैसे किसी बैरक में होता है, आप में से जिन्होंने भी देखा होगा वो समझेंगे। हमने वहीं बैठे अगले दिन सेम जूनिया एयरलाइन की टिकट करवाई, जो कि नॉर्मल से एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा प्राइस की थी, क्योंकि हमें वहाँ एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने टिकट करवा के उसको भेजी वो एयरलाइन के बंदे को, और वो बंदा फिर गायब हो गया, हमें अटका के वो ऑफलाइन चला गया। हम इसमें भी डर गए कहीं हमारे साथ फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड तो नहीं हो गया, कि कुछ घंटे बाद उसका रिप्लाई आया कि आपकी बुकिंग हो गई है। तो मैंने बोला कि ठीक है अब तो मुझे यहाँ से निकाल दो, इतना महंगा टिकट किया है, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल था, हम कोई क्रिमिनल या डिफॉल्टर तो है नहीं, हमें किसी लाउंज में जाके बैठ जाने दो, हमारे पास टिकट है वापस जाने का। फिर वो बंदा सीधे नेक्स्ट डे तक के लिए ऑफलाइन हो गया। फिर वो दोबारा मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। जैसे उसका टास्क था केवल हमको 10 गुना महंगे प्राइस में टिकट बेचना। मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछने की कोशिश की तो वो लोग बोलते हैं ट्रांसलेट करके कि यू विल फाइंड आउट टुमारो। मतलब किसी ने भी कुछ अश्योरेंस नहीं दिया, कुछ बताया नहीं कि अब आगे आपके साथ क्या होगा, आप सब सॉर्टेड है, आप टेंशन मतलब एक्सेट्रा, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। हम डरते डरते बैठे रहे। शाम से रात हो गई, हम लोग वहीं स्मोकिंग रूम में ही बैठे थे। 5 बजे शाम को खाना आया और उससे बेकार खाना मैंने अपने जीवन में भी नहीं खाया। क्विजीन प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने वियतनामीज़, थाई, मलेशियन, हर तरह की क्विजीन, बहुत सारी तरहों की क्विजीन खाई है। मैं समझता हूँ हर देश का अपना टेस्ट होता है, बट ये एकदम वाहियात खाना था जैसे किसी जेल में मिलता है। मेरा पॉइंट है आप जेल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? हम आपका कोई बॉर्डर फांद के या तार के नीचे से घुसने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे, नॉर्मल टूरिस्ट हैं। आपको सही नहीं लगे तो आप हमें एज अ क्रिमिनल आपको ट्रीट करने का राइट किसने दिया? हम रात 11 बजे तक वहीं स्मोकिंग रूम में बैठे रहे। इस बीच मेरी वहाँ पर और जो लोग बैठे थे उनसे बात हुई। चाइनीज़ लोगों का तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था मुझे, बट इंडोनेशियन लोग से उनसे थोड़ी बात करके तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी सब बुकिंग थी, पर उनको बोला कि आप दोस्तों के साथ क्यों आए हो, वाइफ के साथ क्यों नहीं आए हो, रिजेक्टेड। कोई वाइफ के साथ आया था तो उसको बोला अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं आए हो, उसको भी रिजेक्टेड। और उस इंडोनेशियन आदमी की सिर्फ 2 दिन बाद की रिटर्न फ्लाइट थी, बट उसने मुझे मैसेजेस दिखाए कि एयरलाइन वाले उसको व्हाट्सएप पे पुश कर रहे हैं कि सेम एयरलाइन का टिकट करने के लिए। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो उससे गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग। मैसेज था कि आई होप यू डाई इन दैट सेल, यू विल हैव योर लास्ट ब्रेथ इन कोरिया, आई विल मेक श्योर यू विल नेवर गेट आउट ऑफ हियर। ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के लोग थे, और इसी चाइना ईस्टर्न से हमारी ओरिजिनल रिटर्न फ्लाइट बुक थी जो कुछ दिन बाद की थी। ये सब देख के मैं और डर गया, मेरी वाइफ का भी बुरा हाल था, पर हमने सोचा कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या होने वाला, थोड़ा रेस्ट तो कर ही लेते हैं। हमने डिसाइड किया हम अपने अपने हॉल्स में जाकर सो जाएंगे और सुबह उठेंगे। मेरी वाइफ का सेक्शन फिर भी साफ था क्योंकि औरतें वहाँ पर कम थीं, बट मेरा सेक्शन एकदम किसी जेल जैसा लग रहा था।
एकदम गंदा वॉशरूम था, बहुत भयंकर स्मेल आ रही थी। लेटने के लिए एकदम 2 सेंटीमीटर पतला मैट्रेस था और एक ईंटे जैसी पिलो थी जिसको सर के नीचे लगा लो तो गर्दन दुख जाए। और जो खाना 5 बजे आया था वही डिनर था, ये हमें बाद में पता चला। तो और बाहर से भी आप खाने का कुछ भी नहीं मंगा सकते। कैसे कैसे करके हम लोगों ने पूरी रात काटी। 7 बजते ही एकदम आके जोर जोर से ऐसे तालियां बजा के एकदम से उठाने लगे और सारी लाइट एकदम से चालू कर दी कि वाह गा 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 ऐसे करके, मतलब एकदम से शॉक दे के उठाया हमें। और न चाय न कॉफी न कुछ, सुबह से फिर वही जूस मीठा मीठा, और वो भयंकर मीठा एकदम बंद दे दिया उन्होंने। मुझे पता चला वहां हमेशा यही मिलता है और खाने में वही राइस आलू और वो मीठे मीठे 1-2 अचार। जो लोग वहां लंबे समय से थे वो केवल प्लेन राइस खा रहे थे। चाइनीज लोग जो कि कुछ भी खाने के लिए जाने जाते हैं, वो लोग तक इस खाने को हाथ नहीं लगा रहे थे। फाइनली सुबह हुई और तब तक भी हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं था कि क्या होने वाला है। एक बंदा था वहां स्टाफ का जिसने हमें परेशान देख के तरस खा के आके हमें बताया कि आप आज जाओगे, डोंट वरी। अब हमारी जो फ्लाइट बुक थी उसमें शंघाई में 8 घंटे का लेओवर था और वैसे भी जेजू से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं और शंघाई में इंडियंस को 24 आवर वीज़ा फ्री ट्रांजिट मिलता है। हमारी फ्लाइट 1-2 घंटा डिले हो गई, तब तक लंच टाइम हो गया। भूख भी लगाई थी। मैं लंच लेने गया तो बोलते कि आपके लिए लंच नहीं है क्योंकि आप जा रहे हो, तो फिर से यही जूस और बन खा लो। हमने फिर कैसे भी करके बेमन वही खाया क्योंकि हमें वीकनेस महसूस होने लगी थी। फिर हमारी फ़्लाइट पे वो हमें ले गए और हमारी बोर्डिंग करा दी। मुझे थोड़ा जान में जान आई। ये मेरी लाइफ के सबसे वर्स्ट 24 घंटे थे। बिना कुछ क्राइम के दे ट्रीटेड मी एंड माई वाइफ एज क्रिमिनल्स। दे पुट अस इन जेल एंड गेव अस जेल फूड फॉर वॉट। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने? खैर हम चाइना में लैंड हुए सोच के कि यहाँ से तो सब सही रहेगा, आराम से साफ वॉशरूम यूज़ करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे। लेकिन वहाँ फिर से प्रॉब्लम हुई। एयरलाइन की एक बंदी हमारा पासपोर्ट लेके हमारे साथ इमिग्रेशन काउंटर तक गई और उन लोगों ने पता नहीं क्या आपस में किस लैंग्वेज में क्या बात की। फिर हमारा फिंगरप्रिंट वगैरह लिया और हमें वेटिंग एरिया में भेज दिया। और यहाँ जो 8 घंटे मैंने बिताए वो वहाँ के 24 घंटे से भी ज़्यादा बुरे थे। उन्होंने बोला आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हो, कुछ खाना पीना भी नहीं है जो भी आपके पास है, पानी भी नहीं पीना है। हमें वॉशरूम जाना था तो एक पुलिस वाला हमारे साथ जा रहा था और बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल के वॉशरूम यूज़ करो। इवन विद माई वाइफ ऑल्सो किसी लेडी पुलिस वाले को भेज रहे थे और बोल रहे दरवाज़ा खोल के वॉशरूम यूज़ करो। और पूरे 8 घंटे वो हमें घूरते रहे। एक पुलिस वाला बैठा रहा जिसकी ड्यूटी हर घंटे में चेंज हो रही थी, एक पुलिस वाला आ रहा था और उनके यहाँ पर वो बॉडी कैम लगा हुआ था। जो भी नेक्स्ट बंदा आ रहा था वो बॉडी कैम उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे थे और वो बैठे रहे थे। 1-2 घंटा हो गया। मैंने बोला कि क्या हो रहा है, कोई बताएगा? वो सब यही बोल रहे हैं कि वेट वन मोमेंट। 2-4 घंटे हो गए। मैंने बोला भाई कुछ खाने को तो दो। तो बोलते हैं एयरलाइन विल ब्रिंग फूड फॉर यू। मैंने पानी मांगा तो 10 मिनट बाद एक छोटे से ग्लास में 1 घूंट पानी ला के दे रहे थे। ये सब उन्होंने पूरा 8 घंटे तक हमारे साथ किया। ना फ़ोन यूज़ करने दिया, ना घर पर इन्फॉर्म करने दिया, ना कोई कॉल रिसीव करने दिया। तो हमारे घर वाले 8 घंटे तक एकदम हमसे डिस्कनेक्टेड थे वी वर विदाउट प्रॉपर फूड एंड मूवमेंट। हमें वहाँ बैठे रहना था। हम रो रहे थे बट उनके वो जवान लड़के जो पुलिस वाले थे वो रोबोट जैसे घूरते रहे। कुछ भी उनके चेहरे पे कुछ भी रिएक्शन नहीं था। फाइनली एयरलाइन वाली आई एक झोले में फिर वही 10 पैकेट बन और बिस्किट लेके, वो भी सब मीठे मीठे। 2 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट बिना नमक टेस्ट किए या प्रॉपर सोए हुए। फिर हमने फ्लाइट बोर्ड की और हमें हमारा पासपोर्ट दिया। हमसे बोले कि किसी को कुछ बताना नहीं कि क्या हुआ है, आप बच गए। आपके पासपोर्ट में हमने कुछ नहीं लिखा है, आप किसी को भी कुछ मत बताना। ये एक्सपीरियंस मेरे और मेरी वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। हम बहुत दिन तक इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स में परेशान होते रहे। अभी भी मैं सोचता हूँ उस बारे में तो थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि जेजू के इस बिहेवियर के बारे में बहुत कम वीडियोज़ हैं या ऑलमोस्ट ना के बराबर वीडियोज़ हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में किसी ने भी क्लियरली बताया नहीं है। तो अगर कोई और जेजू या चाइना जाने का आप लोगों में से प्लान कर रहा है तो आप थोड़ा सोच समझ लीजिए। जेजू आइलैंड का इमिग्रेशन तो पूरी तरह से रेसिस्ट है और वो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, मन मर्जी से आपकी एंट्री डिनाई कर देंगे और उससे भी बुरा वो ट्रीटमेंट है जो उसके बाद वो आपके साथ करेंगे। और चाइना कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बाद में मैंने थोड़ा और रिसर्च की, पता किया तो मुझे पता चला कि कुछ लोग मेनली इंडियंस और चाइनीज जेजू के थ्रू साउथ कोरिया मेनलैंड में घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अब ऑलमोस्ट सभी इंडियंस के साथ ऐसा करते हैं। मेरा पॉइंट था एंट्री ना देना उनका राइट है, पर हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना, हमें ऐसा ट्रॉमा देना, ये किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं था। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे अलावा और भी जेन्युइन टूरिस्ट थे, बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक्चुअल में वहाँ पर गलत काम करने गए थे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो लोग डंकी वगैरह मारने की बातें फ़ोन पर भी कर रहे थे। और कोरिया के इमिग्रेशन ने जेन्युइन टूरिस्ट और सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को एक साथ रख दिया। मुझे लगता है हमारे साथ जेजू इमिग्रेशन ने प्योरली रेसिज्म किया।
जुनेओ और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमारे साथ एक स्कैम किया। मेरा पॉइंट है कि एज टूरिस्ट, एज ट्रैवलर्स, लोग एक अच्छे टाइम के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। मैं समझता हूँ हर कंट्री के अलग रूल्स होते हैं और इमिग्रेशन को पूरा राइट है किसी को भी एंट्री डिनाई वगैरह करने का, बट किसी को आप एज अ क्रिमिनल कैसे ट्रीट कर सकते हो, ये मेरा पॉइंट है। अगर वो आपकी कंट्री में इलीगली नहीं एंटर कर रहा है, आपने उसको बॉर्डर से नहीं पकड़ा है, वो एयरपोर्ट पे आपका इमिग्रेशन काउंटर के थ्रू आ रहा है, तो आप उसको ऐसे क्यों ट्रीट करो जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो? आप उसको सबक क्यों सिखाना चाह रहे हो कि जेल वाला खाना खाओ, जेल की तरह रहो, ताकि तुम दोबारा से ऐसी गलती मत करो? अरे वो टूरिस्ट है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना पैसा था कि हम दूसरे दिन रिटर्न टिकट करके तीसरे दिन वहाँ से निकल सकते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास लिमिटेड बजट था। अब उनका रिटर्न अगर 10 दिन बाद का है तो उनको 10 दिन वैसी जेल वाली कंडीशन में रहना पड़ेगा। आप एयरलाइंस के ऊपर दबाव बनाओ। जब बैंकॉक एयरपोर्ट पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, उन्होंने हमें वहाँ से क्लियर किया, तो तभी तो हम आपके इमिग्रेशन तक पहुँच पाए ना। अब उसके बाद अगर आपको कोई इशू है, तो अगर हमारा रिटर्न टिकट है, आप उस एयरलाइन पे प्रेशर बनाओ कि इनका रिटर्न टिकट की डेट आगे करो और इनको भेजो वापस। आप ऐसा करो। आप क्रिमिनल की तरह क्यों रख रहे हो? एंड मैं एक ही बात बोलूँगा कि ऑब्वियसली आई विल नेवर गो टू जेजू और मे बी साउथ कोरिया, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बट आई होप दिस नेवर हैपन्स टू यू। इसको मैं तेरे अलाउंस कर दिया, तेरे लिए दिल कुड़ियों का ब्लाउंस कर दिया, टिक 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 टिक। और इसको मैं तेरे अलाउंस कर दिया, तेरे लिए दिल कुड़ियों का ब्लाउंस कर दिया। पीछे सोता जो मैं सोच पाऊँ, मैं साहूँ मेरे मित्र कैसे सो जाती सारी बात, जो नींद नहीं आती सारी बात, जो नींद नहीं आती ओए ओए टिक 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 टिक। ये बात दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग की है। मैं एक महीने से इसी असमंजस में था कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैंने इतने टाइम से कोई व्लॉग भी नहीं डाला बिकॉज इसमें ही मेरा दिमाग अभी तक उलझ रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपनी बात ज़रूर बताऊंगा। बाकी लोगों के ऊपर है वो कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे आगे। और अब आगे मैं वापस से व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बीच में रुक गई थी, इसी चक्कर में मैं उसको वापस से कंटिन्यू करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, एंड आई होप यू हैव सेफ ट्रैवल।